एसिड स्टार्ट करने हैं, तो इसमें वैसे तो कुछ लेंथी है नहीं और रीज़निंग भी इसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में या तो एक बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आती है या फिर एक जो रीज़निंग है आपकी, वो एसिडिटी से रिलेटेड आती है, इसकी एसिड स्ट्रेंथ से रिलेटेड कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम है या इनका कंपैरिज़न हम फिनॉल के साथ करेंगे, वो रीज़निंग आती है। बाकी कुछ ख़ास इ इतनी इसमें रीज़निंग नहीं है, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड में ना कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन है और जो हमें पता है एमसीक्यू क्वेश्चन आएँगे। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। पहली बात इसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोला जाता है? पहली बात अगर आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इसमें देखा जाए तो अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अलावा इसमें ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी है। तो इससे बना है कार्बोक्सिल। कार्बोनिल और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का ये एक तरह से जॉइंट नाम हो गया, कार्बोक्सिल। और ये ओएच ग्रुप और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ साथ में होने की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई काफी, मतलब ये एसिडिक हो गया। दूसरी चीज ये पोलर हो गया, इसका जो ये ओएच बॉन्ड है, ये सीओ जो बॉन्ड है ओएच बॉन्ड, ये काफी पोलर हो गया, तो ये एसिडिक हो गया। ठीक है, और इसका जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दे कैन बी, हम जो पढ़ेंगे दे कैन बी एलिफेटिक, जिसमें ये जो आर चेन है ये एलिफेटिक रिंग होगी, अल्काइल रिंग हो सकती है और अल्काइल चेन हो सकती है और ये अराइल भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ये जो साइड चेन है ये आपकी अराइल हो। बाकी बेटा ये कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जो लगभग 12 से 18 तक कार्बन जिनमें होते हैं उनको फैटी एसिड्स बोला जाता है, क्योंकि नेचर में जो फैट्स मिलती हैं उनमें दे आर प्रेजेंट एज एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, तो एस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स हैं जैसे एनहाइड्राइड हो गए, एस्टर हो गए, एसिड क्लोराइड हो गए। तो हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो हम उनमें ये पढ़ेंगे कि हम इन सब चीजों से, ये जो एस्टर हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, अमाइड हो गया, इन सब से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं और बाद में जब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ये सारे कंपाउंड कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। देन बेटा एक एनसीईआरटी में कुछ चीजें मेंशन है, जैसे कि आपको पता है ये फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड ये जो है ये मिथेनोइक एसिड है। आयुपेक नेम तो मिथेनोइक एसिड है। इसे फॉर्मिक एसिड क्यों कहा जाता है? ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ, मे बी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कोई कि रेड आंट में जो लाल चींटियां होती हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उनके स्टिंग में जब वो काटती हैं, तो फॉर्मिक एसिड। तो असल में फॉर्मिक वर्ड आया फॉर्मिका से, जिसका मतलब होता है लैटिन में, लैटिन वर्ड है ये एंट, चींटी मतलब होता है, तो चींटियों के लिए फॉर्मिका यूज किया जाता है, वहां से आया। इसके अलावा बेटा विनीगर जो है, जो सिरके का इस्तेमाल हम करते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जर्नल नेम भी और वैसे भी। और एसिटम क्योंकि विनीगर को बोलते हैं लैटिन में, तो इसलिए ये आया। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड जो है रेंसिड रेंसिड बटर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि लैटिन में बटर को ब्यूटेरियम बोलते हैं। थोड़ा अगर प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होगा तो वो आप देख लेंगे। देन जो है रेंसिड बटर किसको बोलते हैं? आपने यहाँ पे मैंने एक फोटो ले रखी है इधर, ये देखा है ना कि बटर अगर काफी देर बाहर रह जाए या ऐसे ही आप अच्छे से स्टोर ना करें, तो बटर के ऊपर ना ये एक हल्की सी डार्क येलो कलर की लेयर बन जाती है। इसका मतलब है जो बटर है इसकी बाहर वाला जो सरफेस है इसमें थोड़ी ऑक्सीडेशन हो गई है, तो वो रेंसिडिटी आ जाती है और हल्का खट्टा हो जाता है। लेकिन जब काफी ज्यादा लेयर वो काफी ज्यादा दिन हो जाए, ज्यादा खराब हो जाए, तो हल्का खट्टापन भी आ जाता है, तो ये होता है रेंसिड निकल। तो रेंसिडिटी वैसे भी आपने 10th में पढ़ी थी, तो ये दिखाने के लिए कि भाई रेंसिड बटर में ये जो ऊपर की जो लेयर है ये रेंसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, और इनके जो नेम है वो पता होने चाहिए, जैसे कि ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड बोलते हैं।
ये 2 कार्बन वाला CH3 COOH ये एसिटिक एसिड है, इसका आयुपैक नेम इथेनोइक एसिड है। देन वी हैव प्रोपेनोइक एसिड है यहाँ पे। ब्यूटेरिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं स्ट्रेट चेन में, तो इसे ब्यूटेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और ब्यूटेरिक एसिड मैंने आपको बताया था ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये रेंसिड बटर में प्रेजेंट होता है। देन बेटा ऑक्सैलिक एसिड, ये आइसोब्यूटेरिक एसिड आपको पता ही है कि टर्शरी ब्यूटाइल, अगर आप देखें ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, यहाँ आगे COH लगा दो और यहाँ H3 लगा दो, तो इसका कॉमन नेम होगा आइसो, नहीं सॉरी मैंने गलत बना दिया, सॉरी ये है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये आइसोब्यूटेरिक एसिड है ना, ये जो ये वाला ग्रुप है, ये जो COH को अगर हटा दिया जाए तो ये आइसोब्यूटेरिक एसिड, ब्यूट में 4 कार्बन आ रहे हैं, वो मैंने गलत बोल दिया गलती से। उसके बाद इसका नाम है, अगर आप देखें अगर आप इसका नाम देखें, इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग कैसे करेंगे? वेट करिए, नंबरिंग करेंगे, COH को सबसे कम नंबर मिलेगा, देन ये 2 ये 3, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से और भी दिए हुए हैं, एक ये है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ये कभी-कभी वाइवा में पूछ लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो भई इसका फॉर्मूला ये रहा COH। ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इसमें 2 COH ग्रुप है। इसका अगर आप नाम देखेंगे, क्योंकि COH कोने पे आएगा और जब नंबरिंग करेंगे तो ये दोनों कार्बन, क्योंकि दोनों COH ग्रुप जो है इंक्लूड होने चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है, इथेन इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ई भी यहाँ पे रहेगा इथेन का। अच्छा 1-2 पोजीशन तो हमेशा ही रहेगी क्योंकि इसमें 2 ही होते हैं, तो यहाँ अगर मैं 1-2 नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, इसका नाम होगा इथेन डाइओइक एसिड। इसी तरह से बेटा नेमिंग हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में। ये मेलोनिक एसिड में आप देख सकते हैं, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो ये COH वाले कार्बन इंक्लूड करने हैं, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1,2 डाइओइक एसिड, 1,3 डाइओइक एसिड। इसी तरह से अगर ये वाला अगर आप देखें, ये ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड बनेगा, इसे सक्सीनिक एसिड बोलते हैं। ऐसे ये ग्यूटारिक एसिड है, एडिपिक एसिड है, ये आप देख लेंगे, ऐसी ही नेमिंग करनी है। एक ये आता है नेमिंग का, ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तो बेटा इनमें कोनों में COH होता है, एक COOH यहाँ पे होता है, बाकी आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब देखिए, अगर हम कोई भी कार्बन लेते हैं, मतलब कोई भी लंबी चेन लेंगे, तो एक तो छूट ही जाएगा, है ना? एक ये छूट जाएगा, पर हम ऐसे थोड़ी ना नेमिंग, ऐसे थोड़ी ना इसको अलग नेम देंगे, इसको साइड चेन तो मान नहीं सकते। तो फिर इसका जब हम नाम लिखते हैं, ये थोड़ा-सा एक्सेप्शनल आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इनका नाम इस तरह से देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने COH लिखा है, ये मान लेते हैं 1, 2, 3, क्योंकि हम कोई छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि आप एक को ओइक और ओइक एसिड में तो वर्ड रूट में कार्बन इंक्लूडेड होता है ना, जैसे मैंने इथेनोइक एसिड बोला, तो ओइक एसिड का मतलब है वो इथेन जो मैंने लिखा है उसमें जो 2 कार्बन है उनमें से एक कार्बन COH है। तो मान लो मैं इन दोनों को इंक्लूड करूं, ये कैसे रह जाएगा ना सेम, तो इसका नाम हो सकता है, हम ऐसे करेंगे, ये 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिल वर्ड में एक कार्बन आ रहा है, तो प्रोपेन में ये 3 और ट्राई में 1, 2, 3, तो ये इसका आयुपैक नेम होता है। बाकी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे अगर कभी। देन कुछ और नेम्स हैं बेटा, ये बेंजोइक एसिड है, ये फिनाइल एसिटिक एसिड है, ये फिनाइल ग्रुप लग गया, ये एसिटिक एसिड से रिलेटेड है। यहाँ इसको नाम दे देते हैं क्योंकि ये जो साइड चेन है इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, क्योंकि COH को तो पहली पोजीशन मिलेगी। बेटा एक ये कंपाउंड आता है जिसमें ये ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं दोनों COH बेंजीन रिंग से।
तो इसे इसका जर्नल नेम होता है थैलिक एसिड, या इसको अगर हम नाम दें तो 1 ये 2 हो गया, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? तो ये इसका नाम हो गया। तो ये नेम आपको ध्यान रखने हैं, ये आगे हम यूज करेंगे, कभी याद जाते हैं तो यहाँ पे मैंने वो नेम लिखे हुए हैं दोबारा से। ऐसे ही बेटा अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो ये थैलिक एसिड है, अगर ये पैरा पोजीशन पे है तो टेरिथैलिक एसिड, और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ऊपर 1,2 है तो ये 1,4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखें ऑर्थो पे भी हो सकता है ना, मेटा पे भी हो सकता है, तो वो 1,3 हो जाएगा। तो इसका नाम आपको पता ही है, ये सैलिसिलिक एसिड है, ये कॉमन नेम है। अगर कोई बच्चा कहे कि इसका नहीं, आप मुझे दूसरा नाम बताओ, तो बेटा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसके अलावा बेटा ये वाला, ये देखिए आप अगर COH ना लगाएं तो ये क्या बनता है, टॉलिन बनता है। तो पैराटॉलिक एसिड, क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है ना CH3, अगर ऑर्थो पे लगा होता तो ऑर्थो। बाकी अगर आप आयुपैक नेम करें इसका 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो ये बेटा थोड़ा सा नेमिंग से रिलेटेड था। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर। जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें जो है, पहले मैं उससे पहले ये बताऊंगी कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या पढ़ेंगे। पहला स्ट्रक्चर है, फिर प्रिपरेशन है, थर्ड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फोर्थ इज केमिकल रिएक्शन। प्रिपरेशन में कुछ खास रीजनिंग भी नहीं है, बड़े सिंपल सा है। रीजनिंग बेटा एक जो है आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट में आती है, दूसरी आती है आपकी एसिड स्ट्रेंथ में। बाकी रीजनिंग इसमें कुछ खास नहीं है। एक और आती है, वो आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से रिलेटेड, तो उसको हम तब डिस्कस करेंगे। तो अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेटा ये कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान से इस अगर आप देखिए ना, मैं एक बारी आपको ये बताती हूँ पहले। देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब आपको पता है ये जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, सॉरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, रेजोनेंस। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, पर यहाँ पे लोन पेयर भी है ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ डोनेट कर देगा। तो इसके ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। हालांकि ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होता है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो मेनली ये 2 स्ट्रक्चर देखे गए हैं, मतलब बनते तो ये 3 है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, पर साथ में OH ग्रुप होने की वजह से ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है एक जगह कंसंट्रेट नहीं रह पाता है ना, वो ऑक्सीजन पे चला जाता है। तो इसका मतलब जो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है या मोर इलेक्ट्रोफिलिक है देन कार्बोनिल। अगर आप कार्बोनिल से कार्बोक्सिल कार्बन के ये दोनों कार्बन को कंपेयर करें, ये वाले दोनों को, अब आप बताइए कौन सा, ये जो कार्बोक्सिल का ये जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है या मोर? हाँ जी आदित्य बताइए। मैम लेस। लेस, क्योंकि देखिए क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है वहां कमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कमी होने नहीं दे रहा। कौन नहीं दे रहा, ये OH ग्रुप, क्योंकि जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के वो ट्रांसफर हो जाते हैं इस बॉन्ड पे, तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो वैसे मेंटेन होके नहीं रहेगा, तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि इस वजह से ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। तो मैंने आपको बताया इन 3 स्ट्रक्चर में से ये 2 मेन स्ट्रक्चर हम जो है वो करते हैं, बिकॉज इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है बीच वाले का, क्योंकि देन तो इसीलिए अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ये देखिए लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो गए, ये यहाँ चला गया, तो ये 2 मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो कार्बन जो है वो हमारा लेस इलेक्ट्रोफिलिक है देन कार्बोनिल, कार्बन ड्यू टू रेजोनेंस।
और इसी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, मतलब वो अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ नहीं रिएक्ट करते, कार्बोक्सिलिक एसिड वो ऑक्साइन नहीं बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड साइनोहाइड्रिन नहीं बनाते हैं। तो ये सारी चीजें कि उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिकॉज कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, और हमें पता है कि कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है उतना आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो पर यहाँ पे तो बहुत लेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, तो इस वजह से ये जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। देन ये बाकी ये मैंने वैसे ही बताया है, इसको मैंने इसीलिए ऐसे कर्ली ब्रैकेट में रखा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कह रहे हैं अगर आप इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे ये जो CO बॉन्ड है, ये वाला CO बॉन्ड, ये अगर आप देखें इसके अंदर ये जो, अगर आप इसको नॉर्मल CO बॉन्ड के साथ कंपेयर करें, जैसे मान लो अल्कोहल वाले CO बॉन्ड के साथ कंपेयर करें, तो ये जो बॉन्ड है अल्कोहल का, ये जो बॉन्ड है ये शॉर्टर होगा, थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि अगर आप अल्कोहल की बात करेंगे उसमें ये जो बॉन्ड है, ये जो मैं अभी बना रही हूं, अगर ये अल्कोहल होगा तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉन्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये क्या है, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा क्या होगा, छोटा होगा, इट इज शॉर्टर देन प्योर सिंगल बॉन्ड CO बॉन्ड। और इसी तरह से ये कह रहे हैं, अब आप इस वाले को कंपेयर करो C डबल बॉन्ड O से। अब ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो वैसे सॉरी ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो शॉर्ट होता है सिंगल से, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये डबल बॉन्ड से थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये तो प्योर डबल बॉन्ड हो गया कार्बन ऑक्सीजन का, ये लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये C डबल बॉन्ड O है, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब ये प्योर से डबल नहीं है, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आते ही आप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथ ही हो जाएगा, लंबा हो जाएगा लेंथ। तो ये चीज मैंने वैसे बताई है आपको, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। देन अब हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, सॉरी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है, जो अभी मैंने बताया वो समझ में आ गया कि कार्बोनिल कार्बन इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये Yes, ma'am. प्रिपरेशन स्टार्ट करें। Yes, ma'am. अब आप इस प्रिपरेशन में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की 1 डिग्री अल्कोहल से और एल्डिहाइड से। ठीक है, इन दोनों से करेंगे, कीटोन से तो हमने करी हुई थी, बताया था कीटोन में को जब हम तोड़ते हैं तो उससे तो जो है कम कार्बन वाला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, मैंने ये कहा था कि जब 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है। अगर ऑक्सीडेशन को इस स्टेज पे ना रोका जाए तो एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अब आप ये देखिए कि इसका मतलब अगर आपको अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ है सीधा, तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। और एल्डिहाइड से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग से तो बन ही जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। इसके अलावा अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, इन सब का भी यूज कर सकते हैं फॉर ऑक्सीडाइजिंग एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, Yes, ma'am. तो अब ये Yes, कह रहे ma'am. हैं कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बनाना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी,
और मैंने ये बताया कि अगर आप अल्कोहल से सीधा एसिड बनाना चाहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल से, तो आप कौन सा एजेंट यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक एजेंट से काम नहीं चलेगा। जबकि ये जो एल्डिहाइड से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग के साथ-साथ वीक भी यूज कर सकते हैं। तो पहले अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? कौन-कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे? तो ये देख लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन-कौन से हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन अल्कलाइन मीडियम। पर मैंने आपको ध्यान होगा मैंने कहा था अगर आप अल्कलाइन मीडियम यूज करेंगे, मान लो आपका अल्कोहल से मैंने एसिड बना भी दिया अल्कोहल से, तो वो एसिड एक मिनट, वो एसिड कौन सी फॉर्म में बनेगा? सॉल्ट की फॉर्म में बनेगा, है ना? क्योंकि मीडियम क्या है? अल्कलाइन है और हम बना रहे हैं एसिड। बेस की प्रेजेंस में अल्कलाइन मीडियम में तो आपको पता है वो सॉल्ट बनेगा, तो इसलिए अगला स्टेप एसिडिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं तो ये इसलिए मैंने ये 2 स्टेप्स लिखे हैं अल्कलाइन के साथ। ये कह रहे हैं KMnO4 एसिडिक के साथ हीट कर दें या KMnO4 अल्कलाइन के साथ हीट करें, नीला दीदी उसके का बाद बर्थडे क्या है? नीला दीदी का बर्थडे 28 है। तो ये आपको जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसके अलावा हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन। जो आपको सूटेबल लगे आप वो यूज कर लीजिए। देन एक और रिएजेंट दिया हुआ है जोन्स रिएजेंट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जोन्स रिएजेंट है। तो आप इनमें से कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन कन्वर्ट अल्कोहल्स और एल्डिहाइड डायरेक्टली टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी ये कह रहे हैं कि एल्डिहाइड जो है इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के जरिए भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और भी बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं, पर हमने थोड़े से ही डिस्कस करने हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी बेटा इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अभी मैं आगे यूज करूंगी। कौन-कौन से? एसिडिफाइड एंड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमैंगनेट। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन ये जरूर याद रखिए कि ऑक्सीडेशन का मत से हम क्या कर सकते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अगर आप रिडक्शन करें तो उल्टा होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है बेटा आपकी अल्काइल बेंजीन से। अल्काइल बेंजीन किसे बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर जो साइड चेन लगी हो वो अल्काइल हो। तो ये कह रहे हैं अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ये जो साइड चेन जैसी मर्जी हो सकती है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये पूरी साइड चेन COH बन जाएगी। मतलब अगर आप सपोज टॉलुइन है, ऊपर CH3 है, इसको CH3 को यहां से हटाकर यहाँ पे CH3 की जगह पे COH लगाना चाहते हैं, तो आप ये मेथड यूज करें। ये कौन सा मेथड है? कह रहे हैं अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से? वही जो मैंने अभी आपको बताया था, एसिडिफाइड और अल्कलाइन KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से कुछ भी यूज कर लीजिए। तो ये देखिए पहला दिया हुआ है टॉलिन। टॉलिन में मैंने अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट किया है, तो अगले स्टेप में बेटा मैंने एसिडिफिकेशन भी करी है। बुक में देखेंगे दोनों स्टेप दे रखे हैं। बीच में क्या किया हुआ है? बीच में ये बाद में दे रखा है, पहले इसको यहाँ बना के ना KMnO4 यहाँ पे सॉल्ट बना दिया, फिर अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन करके फिर जो है वो उन्होंने COH बनाया। हम एक ही स्टेप में करेंगे, 1 और 2 एक ही उसमें लिख देंगे ना, एक ही एरो के ऊपर की पहला स्टेप और दूसरा स्टेप एक साथ शो कर दिया हमने। इसके अलावा कह रहे हैं साइड चेन कुछ भी हो सकती है। अब ये देखिए दिस इज इथाइल बेंजीन, इसमें मैंने एसिडिफाइड KMnO4 का यूज किया। अब कोई बच्चा ये अगर पूछे कि मैडम ऊपर दूसरा यूज किया है, नीचे दूसरा यूज किया है, तो अभी तो बताया कोई भी यूज कर सकते हैं ना हम, वो तो मैंने वैरायटी दिखाने के लिए दोनों यूज करके दिखा दिए आपको कभी कि भाई ये बस ये होता है कि जब आप एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हैं तो आपको दूसरा स्टेप नहीं करना पड़ता, एसिडिफिकेशन नहीं करना पड़ता।
तो ये जो साइड चेन है आपकी, ये आपकी क्या बन गई, COH। इसी तरह से अगर मान लो ये जो साइड चेन है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, असल में ये जो कार्बन है जो सीधा बेंजीन से जुड़ा हुआ है, बेंजाइलिक, इसके पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो इधर भी देखेंगे या तो 2 हाइड्रोजन है, नीचे वाले में देखो ये एक हाइड्रोजन है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है कि कैसी भी अजीबोगरीब चेन क्यों ना हो, कितनी लंबी हो, सारी की सारी ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। हाँ, अगर 3 डिग्री अल्काइल चेन होगी, मतलब हमारे पास कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम नो रिएक्शन। ठीक है, ये नो रिएक्शन है यहाँ पे, तो ये चीज नहीं बनेगी। आप सोचेंगे ये बनेगा, तो ये नहीं बनेगा, यहाँ पे नो रिएक्शन आएगा। इसको नोट्स में भी मैं ठीक कर दूंगी, तो यहाँ पे आएगा नो रिएक्शन। ठीक है, तो बेंजाइलिक अगर ये 3 डिग्री अल्काइल चेन है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है। बाकी सब में चेन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो रिएक्शंस होगा। अब देना बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक आप सुनते आए हैं, जैसे मैंने पीछे पीसीसी वगैरह करवाए थे या डाइबल एच करवाया था, मैंने कहा था ये डबल बॉन्ड पे असर नहीं डालते, पर मैंने वहां पे एक चीज हल्की सी बताई थी, मैंने कहा आगे आप पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमैंगनेट पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो डालते हैं। तो ये जितने भी पीछे मेंशन किए हैं मैंने, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन और एसिडिक KMnO4 या अल्कलाइन और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से कोई भी, तो ये अल्केन को यहां से तोड़ देंगे। आप खुद सोचिए, ये वाला RCOH बन गया और ये वाला R-COH बन गया, तो ये तोड़ देंगे इसको। अगर मान लो कोई बच्चा कहे मैम ये प्रेजेंट, मान लीजिए ये है हमारे पास, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, दोबारा नाम देखिएगा, साइक्लो, एक जगह पे नहीं आ रहा, इकट्ठा ही लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ, हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। तो बेटा इसका जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगी, ये आप देखेंगे ये यहां से बॉन्ड टूटेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, पोटेशियम डाइक्रोमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम, दोबारा सुनिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बीच में मैंने गलत बोल दिया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट है एंड पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड और अल्कलाइन। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और आप खुद सोचिए 6 कार्बन वाला, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा एक कंपाउंड बन गया, इसका नाम क्या हो गया, 6 कार्बन है, हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। 1,6 अगर नहीं भी लिखेंगे तभी चलेगा, क्योंकि ये कोने पे ही प्रेजेंट होंगे ना, डायोइक एसिड का मतलब। देन बेटा नेक्स्ट आता है आपका, अगर हम प्रिपरेशन करें, ये समझ में आ गई जो हमने अभी करी है, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। नेक्स्ट आती है नाइट्राइल एंड अमाइड से। अब नाइट्राइल किसको बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N को। ये कह रहे हैं अगर आप इसको बनाना चाहते हैं COOH, तो आप क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। हम नॉर्मली एसिड ही यूज करेंगे, मतलब कई जगह पे ना कोशिश ये करेंगे अभी फिलहाल जो हम पेपर में लिख रहे हैं, लेकिन कई बार होता है लैब में, कई बार ऐसा होता है कि बेस से इसलिए कर लिया जाता है, कई बार किसी किसी केस में मे बी उससे रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है या यील्ड ज्यादा बन रही है ना, उसके कई रीजन होते हैं। ये तो हम कॉपी में लिख रहे हैं, तो आप तो बाकी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, H2O/H+, ये हो गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस। दूसरा अगर बेसिक लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या OH पहले लिख दीजिए, OH- वाटर बाद में लिख दीजिए, एक ही बात है, या इसमें H+ पहले लिख दीजिए, तो ये हाइड्रोलिसिस है। तो नाइट्राइल की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटा ये जो ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यहां से क्या होता है, एक मिनट, ये एक बॉन्ड आप हटा दीजिए, यहाँ से ये हट जाता है जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक मिनट, हाँ,
ये बन जाता है अमाइड। ये कह रहे हैं लेकिन अगर मैं इसको हीट कर दूं, मतलब हाइड्रोलिसिस को मैं और ज्यादा विग्रस कंडीशन कर दूं, तो ये एसिड बन जाता है। तो अगर मतलब अगर आप ये दोनों स्टेप एक साथ कर दें, हाइड्रोलिसिस कर कर